सीए फाइनल मई 2024 अटेम्प्ट का आईसीएआई जो एमटीपी कंडक्ट करे मॉक टेस्ट पेपर, उसके अंदर एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर का जो एक एमटीपी है सीरीज 2 का, उसके अंदर आईसीएआई ने जो पोर्टफोलियो का क्वेश्चन है, उस पोर्टफोलियो के क्वेश्चन को मॉडिफाई किया है। तो ये सीरीज की जो क्वेश्चन हुआ करते थे उसमें प्रॉब्लम थे, क्वेश्चन के अंदर भी प्रॉब्लम था, सॉल्यूशन के अंदर भी प्रॉब्लम था। तो एक खुशी की बात है कि कम से कम इंस्टीट्यूट ने उस चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश किया और उसको मॉडिफाई किया। लेकिन ज़्यादा खुश भी नहीं होना है, क्योंकि एक मुसीबत टली है, दूसरा मुसीबत शुरू हुई है। क्योंकि इस सॉल्यूशन के अंदर पहले अपेरेंटली देखेंगे, अगर ऊपर ऊपर से देखेंगे तो लगेगा कि अरे वाह क्या मजा आ गया, और जब थोड़ा सा गहराई में देखेंगे तो लगेगा कि एक मुसीबत फिर से दोबारा शुरू हो गया। तो स्टूडेंट जो है कंफ्यूज है कि सर अब हम लोग क्या करें। इस सीरीज के यानी कि इस वैरायटी के पहले से हमारे पास 4 क्वेश्चन हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 6 का ई, 6 का एफ, 6 का जी और 6 का एच। क्वेश्चन सेम थे, वैरायटी सेम थे, बस मॉडिफिकेशन था। जैसे किसी में रिस्क फ्री निकालने को बोला था, एवरेज दिया गया था। किसी में एवरेज निकालना था, रिस्क फ्री दिया गया था। किसी में आपका जो है क्या कहते हैं इनिशियल प्राइस दिया गए थे, किसी के अंदर आपको कॉस्ट दिया गया था। तो यही चीज था, और थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग करके अलग अलग टाइम पे बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। लेकिन हर बार सेम मिस्टेक, दिमाग खराब हो जाते थे। जब क्वेश्चन पढ़ाना है उस टाइम पे तो लगता था कि पहले ही इतने सारे अजम्पशन के साथ कि अज्यूम किया करते थे कि मार्केट में सिर्फ 4 सिक्योरिटी है। फिर डिस्क्लेमर भी लिखते थे। डिस्क्लेमर ये था कि इंस्टीट्यूट ने जो है सिंपल रिटर्न दिया गया है एवरेज के लिए, जो मैंने बोला ना भी एवरेज जो हमसे निकलवाते थे, उस एवरेज रिटर्न के अंदर कभी सिंपल करते थे, कभी वेटेड मतलब सिंपल ही किया करते थे, जबकि होना चाहिए था वेटेड एवरेज। तो इन सारे चीजों को एड्रेस करने के लिए अपना ओपिनियन देते थे कि देखो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट दिया गया हो तो आपको सिंपल एवरेज नहीं करना चाहिए, करेक्ट नहीं है सिंपल रिटर्न देना। तो मैं जो आपको क्लास में सॉल्यूशन भी दिया करता था, याद आ रहा है कि हम रिटर्न जो निकालते थे इंस्टीट्यूट की सॉल्यूशन को इग्नोर करके मैं कहता था कि आप वेटेड एवरेज दिया करिए। तो अभी के केस में वही वेटेड एवरेज देने की बात किया है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि चलो ठीक है, वो मुसीबत जो है सारे टल गए। एक और भी दिक्कत हुआ करते थे कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो बॉन्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड, ये रिस्क फ्री माना जाता है, लेकिन रिस्क फ्री बॉन्ड के अंदर आप बीटा 1 कैसे दे देते हो, ये एक चीज बताइए। तो इंस्टीट्यूट ने वैसे स्टडी मैट 2023 में उन्होंने इस चीजों को तो थोड़ा सा मॉडिफाई किया था, उसने बीटा को घटा के 0.2 तो किया था, लेकिन अभी भी रिस्क फ्री नहीं लिया। तो ये चीजों को ध्यान रखना। तो उस चीजों को इंस्टीट्यूट ने अभी क्या किया है, क्वेश्चन के अंदर मॉडिफाई करके 0.1 कर दिया है। तो अब आपके दिमाग में ये आता है कि सर क्या इस तरीके के सॉल्यूशन, क्या इसकी वजह से क्या पुराने सॉल्यूशन भी मॉडिफाई हो जाता है या नहीं, इस बात पे बहुत कंफ्यूज है। और बच्चे जो है पिछले 4-5 दिन से यही क्वेरी जो है पूछे जा रहा है। तो इसको एड्रेस करने के लिए मैंने वीडियो भी 2 डेज पहले बना दिया था, लेकिन फिर मैंने उस वीडियो को डाउन कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि चलो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन किसने बनाया है वो मुझे पता है। तो आपको बता दूं एक चीज कि ये जो आरटीपी है, एमटीपी है और जो स्टडी मैट है, ये आता है बोर्ड ऑफ स्टडीज के स्कोप में। जबकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसके लिए इंस्टीट्यूट थर्ड पार्टी को अपॉइंट करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकालते हैं, और उसके बेसिस पे एग्जामिनर के में आईसीआई जो है वो आपका क्वेश्चन सेटर को अपॉइंट करते हैं, और जो आपके क्वेश्चन आंसर शीट इवेलुएट करते हैं उसको भी अपॉइंट करते हैं। इसका मतलब जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन बोर्ड ऑफ स्टडीज के जो फैकल्टी है वो आपको नहीं फ्रेम करते। लेकिन हाँ, आरटीपी, एमटीपी और स्टडी मैट के लिए जो है वो बोर्ड ऑफ स्टडीज रिस्पॉन्सिबल है। और यही रीजन है कि आप देखते होंगे कि कोई चीज स्टडी मैट में करेक्शन हो भी जाता है तो एग्जाम में आपके वो चीज जो होते हैं अभी भी गलत ही आ जाते हैं। जैसे आपके लिए तो बहुत रिसेंट ताजा एग्जांपल है नवंबर 2023 का पेपर, जिसमें आपको याद आ रहा होगा कि फॉरेन एक्सचेंज का लेट कैंसिलेशन, फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का एक कॉन्सेप्ट जो है आपका लेट कैंसिलेशन, उसके अंदर अगर कस्टमर बैंक को अप्रोच नहीं करता है ड्यू डेट पे तो मैक्सिमम 3 डेज तक इंतजार किया जाता है, और उसके बाद ऑटोमेटिक कैंसिलेशन करके डिमांड और सप्लाई जो है कस्टमर को भेज दिया जाता है। ये फेडई ने मॉडिफिकेशन अमेंडमेंट लेके आए थे, जिस अमेंडमेंट को इंस्टीट्यूट ने कई साल पहले ही इनकॉर्पोरेट कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी नवंबर 2023 वो 10 डेज पुराने जो आपका प्रोविजन थे जिसमें 15 डेज का टाइम पीरियड दिया जाता था, उसमें उस वाले क्वेश्चन को उठा के डाल दिए गए। और आप लोग परेशान थे कि इंस्टीट्यूट अपने आप को अपडेट नहीं कर रहा है। ये दिक्कत क्या है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बोर्ड ऑफ स्टडीज ने तो अपने स्टडी मैट को सही कर लिया, लेकिन वो जो नालायक एग्जामिनर थे, उस नालायक एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन सेट किया
उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया और वो 5 साल पुराने क्वेश्चन जो स्टडी मैट में हुआ करते थे, उस क्वेश्चन को उठा के और आपके एग्जाम में डाल दिए गए। तो अभी भी एग्जाम में यही होने वाला है, टेंशन मत लो आप कि ये करेक्शन तो हुआ है, क्वेश्चन के अंदर मॉडिफिकेशन हुई है, अमेंडमेंट हुई है, सॉल्यूशन के अंदर भी अमेंडमेंट हुई है, लेकिन आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसकी पॉसिबिलिटी ये नहीं है कि ये क्वेश्चन ही आएगा, क्योंकि अभी भी वो जो नालायक एग्जामिनर जिसको अपॉइंट किया होगा इंस्टीट्यूट ने, उसके पास अभी भी 5 साल 10 साल पुराना स्टडी मैट होंगे, उसके पास पुराना क्वेश्चंस होंगे, वो पास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन उठाएगा और आज भी आपके यही क्वेश्चन जो है पुराने हमारे पास अवेलेबल है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में डाले जाएंगे। तो इसका मतलब अगर पुराना क्वेश्चन है तो नए सॉल्यूशन उसमें फिट ही नहीं बैठेगा। इसमें जो इंस्टीट्यूट ने जो सॉल्यूशन दिया है ना, वो सॉल्यूशन उस पुराने क्वेश्चन में फिट नहीं बैठेगा। पहली बात समझना। आप बोलोगे क्यों नहीं फिट बैठेगा सर? फिट बैठ सकता है ना। हमारे तो बहुत सारे टीचर ने तो यूट्यूब पे वीडियो भी बना दिए कि अच्छा उस पुराने क्वेश्चन में हम इस सॉल्यूशन को फिट बिठाएंगे तो कैसे दिखेंगे, और ये करना भी चाहिए क्योंकि अमेंडमेंट हो गए। बेटे एक ही चीज में बार बार, इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, इंस्टीट्यूट के मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करो। ये अलग अथॉरिटी है, वो अलग अथॉरिटी है, दोनों में सिंक नहीं है और ना दोनों किसी से कभी अपना ओपिनियन लेते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो 2 दिन पहले वीडियो डाला था उसको डाउन करने का भी रीजन यही था, क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन जो किया है वो हमारे डेप्यूटी डायरेक्टर जो है बोर्ड ऑफ स्टडीज जी, उन्होंने किया है। तो मैंने सोचा कि चलो पहले मीटिंग कर लेते हैं इनसे, इनका व्यू पॉइंट ले लेते हो, क्या सोच रहा है, तब मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। इसलिए उस वीडियो को डाउन करके और फिर मैं दोबारा कर रहा हूँ, लेकिन आउट ऑफ सेशन होने की वजह से फिजिकली तो हमारी मीटिंग नहीं हुई, लेकिन कल मैंने कम से कम हाफ एन आवर फोन पे बात किया। और क्या क्या बात हुई ये भी समराइज करूंगा, लेकिन वो लास्ट में, क्योंकि जो हमारे जो नए सॉल्यूशन है उसके अंदर भी एक मुसीबत है, तो उस मुसीबत को कैसे टैकल करें उस चीजों के लिए हम लास्ट में बताएंगे। लेकिन पहले हम इस क्वेश्चन के अंदर मॉडिफिकेशन क्या है और क्या अब सिचुएशन बनता है उसको हम लोग डील करते हैं। आइए वापस, तो एक चीज देखो, जो पुराने क्वेश्चन हुआ करते थे ना, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड की जो आपका बीटा दिया गया था 1, आपको पता है बीटा 1 कभी भी रिस्क फ्री नहीं हो सकता है, सबसे पहली बात। यानी कि जो पुराने क्वेश्चन हुआ करते थे उस क्वेश्चन के अंदर बॉन्ड रिस्क फ्री नहीं था, ये क्लियरली दिखता है। कुछ लोग बोलेंगे सर क्या 0.20 बीटा था तो रिस्क फ्री हो गया? नो, रिस्क फ्री का जो सिक्योरिटी का बीटा होता है वो 0 होता है, याद रखना आप, 0.2 और 1 नहीं होता है। अगर बॉन्ड हमारा रिस्क फ्री है तो हमारा बीटा कितना होना चाहिए बताइए? 0। सबसे पहला मॉडिफिकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर जो है बॉन्ड का जो बीटा किया गया है 0। एक चीज ध्यान रखना। तो आपके लिए अब नया क्वेश्चन, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपके पुराने वैरायटी के क्वेश्चन है और नए क्वेश्चन मॉडिफाइड हो, कैसे पहचानोगे? सबसे पहले आप बीटा से पहचानना। तो हम सिंपली कह सकते हैं बीटा 0.1 करने की वजह से ये रिस्क फ्री हो जाता है। तो रिस्क फ्री हो गया, तो अगर आपको क्वेश्चन में रिस्क फ्री रिटर्न निकालने को बोला गया है तो सीधा ये जो बॉन्ड आपको जितना रिटर्न देता है उसी रिटर्न को रिस्क फ्री रिटर्न मान के चलोगे। ये पहला मॉडिफिकेशन है आपके नए कुछ सॉल्यूशन के अंदर। तो क्या हम लोग इस सॉल्यूशन को पुराने में फिट बिठा दे? कैसे फिट बिठाओगे जब इसका आपका बीटा दिया ही नहीं गया 0? जब पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बीटा 0 नहीं था तो आप कैसे ले लोगे उसके रिटर्न को रिस्क रिटर्न? तो सबसे पहली बात, नए सॉल्यूशन को आप पुराने क्वेश्चन के अंदर फिट नहीं कर पाओगे, ये पहला मेरा अपना ओपिनियन है। ओके, वापस आइए। अच्छा, बोलो कि फिर रिटर्न कैसे निकालेंगे? ये देखो ना, इसका आपका मार्केट प्राइस एट द एंड का दिया हुआ है, एंड का मार्केट प्राइस गिवन है, स्टार्टिंग का मार्केट प्राइस गिवन है, डिविडेंड इसका गिवन है, डिविडेंड या इंटरेस्ट। तो क्या हम इसका रिटर्न नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं ना, कि हमारे को कितना डिविडेंड मिला है 5060, कितना कैपिटल गेन हुआ है बताइए? तो 71980 माइनस 72,000, इतना आपका लगाया हुआ पैसे जो है इतने पे पहुंच गया, तो थोड़ा सा नुकसान हुआ, ये हो गया। डिवाइडेड बाई कहां से निकालोगे रिटर्न? 72,000 मल्टीप्लाई बाय 100। क्या आपका रिस्क फ्री रिटर्न आ गए कि नहीं आ गए? आ गए। जबकि पहले जो आप रिस्क फ्री रिटर्न निकालते थे किसी और रास्ते से निकालते थे, तो फिलहाल वो रास्ता आपको पता है, उस पर हम डिस्कशन करके हम अपना वीडियो को लंबा नहीं बनाना चाहते। आपका भी एग्जामिनेशन है, काम की बात सुनिए और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना करिए। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं, अब उस पर डिस्कशन ना करें कि पहले कैसे निकालते थे, वो आपको पता है। अभी के केस में जो सबसे पहली बात रिस्क फ्री रिटर्न निकाला है, इस गवर्नमेंट ऑफ बॉन्ड के रिटर्न को निकाल के दिया है। तो अब अगर आप ये बोलोगे कि हम इसमें भी निकाल दे रिटर्न और उसको रिस्क फ्री मान ले, तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बीटा आपको 1 दिया गया, मतलब रिस्क फ्री नहीं है, यहाँ पे बॉन्ड रिस्क फ्री नहीं है, इसलिए उस सॉल्यूशन को फिट नहीं बिठा पाओगे। पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो पहले के क्वेश्चन हुआ करते थे उस क्वेश्चन के अंदर हमारे को आरएम नहीं दिया होते थे मार्केट का रिटर्न, क्योंकि देखो क्वेश्चन में पूछा गया था कि सीएपीएम को यूज करके आपको रिक्वायर्ड रिटर्न निकालना है। तो हम लोग क्या करते थे, रिस्क फ्री प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय
RM माइनस RF यूज करते थे। अब क्वेश्चन में देखो रिस्क फ्री दे दिया जाता था पहले के क्वेश्चन में, तो रिस्क फ्री अगर दे दिया गया, बीटा क्वेश्चन में सारे के सारे स्टॉक की अवेलेबल हुआ करते थे, बीटा भी अवेलेबल है, तो बच क्या जाता था आपका RM सिर्फ। अब RM क्वेश्चन के अंदर नहीं हुआ करते थे, तो इस RM को निकालने के लिए हमारे पास रास्ता ये हुआ करता था, तो हम अज्यूम करते थे कि देयर आर ओनली 4 सिक्योरिटीज इन द मार्केट और RM निकाला करते थे। यही चीज हमने आपको पहले लिखवा भी रखा है कि हमारे अजम्पशन ये चलते थे कि अज्यूम देयर आर ओनली 4 सिक्योरिटीज इन द मार्केट, और इस तरीके से RM निकाला करते थे। लेकिन क्या अभी के केस में हमारे को यहाँ पे भी CAPM यूज करना है तो क्या ऐसे काम करें? नहीं, मेजर जो चेंजेज है सॉल्यूशन के अंदर वो यही है कि इंस्टीट्यूट ने जो RM निकाला है इसको 4 सिक्योरिटी अज्यूम नहीं किया है। बहुत अच्छा कि इंस्टीट्यूट ने ये अजम्पशन लेके, भाई क्यों अज्यूम करूं ओनली 4 सिक्योरिटीज देयर इज इन द मार्केट, तो ये तो गलत अजम्पशन है ना। तो इस अजम्पशन को सबसे पहली बार हटाया, तो अब क्या हुआ ध्यान से देखिए, जो अब ये यहाँ पे CAPM यूज करे, तो जब रिस्क फ्री प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय RM माइनस RF जब यूज करना है इसको, तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया ध्यान से सुनना। हाँ, आरएफ तो आपने यहां से निकाल लिया, इस जो इसकी रिटर्न जो था कैश फ्लो वाले उसको आपने आरएफ मान लिया, बीटा गिवन था क्वेश्चन के अंदर हर स्टॉक का। अब रहती है आरएम, तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया, कहते कि देखो हमारे इसको पोर्टफोलियो अज्यूम कर लेते, ये चारों सिक्योरिटी एक हमारे पोर्टफोलियो के अंदर है, तो उसने क्या करा, रिटर्न पोर्टफोलियो का निकाल लिया कंबाइंड में, चारों का जो आपका है इनिशियल वैल्यू ऐड करता है, डिविडेंड ऐड करते हैं, मार्केट वैल्यू ऐड करते हैं, ठीक है। वो ऐड करने के बाद एक रिटर्न निकालते हैं, और उस रिटर्न को इंस्टीट्यूट ने क्या माना, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। ध्यान से सुनना, क्या अज्यूम करा, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। यही चेंजेस है, पहले इस रिटर्न को इंस्टीट्यूट जो है ओल्ड सॉल्यूशन के अंदर इंस्टीट्यूट इस रिटर्न को अज्यूम किया करते थे रिटर्न मार्केट, लेकिन न्यू सॉल्यूशन के अंदर इंस्टीट्यूट ने क्या अज्यूम किया है, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। तो मैं बोलूंगा कि नए सॉल्यूशन जो वो ज्यादा लॉजिकल है उसके अलावा। तो सबसे पहली बात तो अब देखिए रिटर्न पोर्टफोलियो हो गया, तो अब कैसे बोलोगे कि हम तो रिटर्न माना नहीं। तो अब देखो क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे रिटर्न पोर्टफोलियो लेता तो CAPM क्या कहता बताइए। अगर मैं रिटर्न पोर्टफोलियो का निकालता तो ये होता रिस्क फ्री प्लस बीटा पोर्टफोलियो लेते, RM माइनस RF लेते। तो अब इंस्टीट्यूट ने क्या बोला कि देखो ये मैंने निकाल के दे दिया आपको, ये निकाल लिया हमने, इसके कैश फ्लो जो है ना चारों को कंबाइंड कैश फ्लो को यूज करके हमने जो जिसको पहले RM बोला करते थे मार्केट रिटर्न, उसको इंस्टीट्यूट ने रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो ले लिया। और अब कहते कि देखो रिटर्न पोर्टफोलियो तो हमने निकाल लिया, ओनली 4 सिक्योरिटीज वाले जो पोर्टफोलियो था उसका, रिस्क फ्री तो ऑलरेडी हमने अभी अभी निकाल लिया था, बीटा पोर्टफोलियो अब वो निकाल लेंगे कैसे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बीटा दिया गया है और क्वेश्चन में बोला है कि वेटेड एवरेज बीटा निकालना है, तो वेट यूज करेंगे। अब याद रखना इस वेट में पंगे है अभी, उस पर मैं लास्ट में डील करूंगा, पहले आ जाइए। तो यहाँ पे कहते हैं कि देखो वेट हमारे को पता है, तो हमारे बीटा पोर्टफोलियो भी आ गए, रिस्क फ्री तो ऑलरेडी गिवन ही था, इस बीच में क्या बचता है बताइए, मार्केट का रिटर्न बचता है। तो ये जो रिटर्न पोर्टफोलियो को यूज करके RM निकालेंगे, और अब इस RM को हम लोग क्या करेंगे बताइए, यहाँ पे पुट करेंगे और हमारा जो रिटर्न आ जाएगा, CAPM भी बन जाएंगे, तो बात हमारा खत्म हो जाएगा। तो ये जो है मेजर मॉडिफिकेशन था इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के अंदर। तो आपको लगेगा कि सर ये तो ज्यादा लॉजिकल सॉल्यूशन है, क्योंकि ये जो हम रिटर्न निकाल रहे क्यों माने RM, मैं भी कह रहा हूं कि हाँ लॉजिकल है, ठीक है। तो क्या हम लोग सर पुराने क्वेश्चन में भी यही अज्यूम कर ले कि ये जो करेक्शन है ये बोर्ड ऑफ स्टडीज वालों ने किया है ना। अब एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन तो उठाएगा यही वाले, तो यही वाले क्वेश्चन उठाएगा तो आपका सॉल्यूशन भी तो वही एक्सपेक्ट करेगा। दिमाग क्यों लगा रहे ज्यादा, अभी भी वही सॉल्यूशन दे के आइए जो आप पढ़ के आए और जो मैंने बता रखा है क्लास के अंदर। कोई हमारे जो पुराने स्टेटस उसमें कोई चेंजेस नहीं आया अभी तक। हाँ, क्वेश्चन मॉडिफाई होगा देन ओनली सॉल्यूशन मॉडिफाई होंगे, क्वेश्चन पुराने डालेंगे सॉल्यूशन भी अभी भी पुराने जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। याद रखना, इस चीजों को ध्यान रख के चलिएगा। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमारे क्लास के अंदर 25% टाइम, जितना टाइम हम लगाते हैं ना क्लास के अंदर, 25% टाइम तो सिर्फ डिस्प्यूट को डील करने के लिए जाता है। नहीं सुधर रहे इंस्टीट्यूट, क्या करोगे, अभी तो डील करना बाकी कि हमारे कल बात क्या हुई है। चलो वापस आते, नहीं सुधरेगा, आप अपने आप को सुधारो और आगे बढ़ो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, तो ये कहानी हो गई। तो ये चीज रहा। अब आइए वापस, ये जो वेट यूज किया गया है, अब आप मुझे बताइए हमें बीटा निकालना है। जैसे हमने रिटर्न पोर्टफोलियो बोला, तो रिटर्न पोर्टफोलियो अगर आप अज्यूम कर रहे हो तो आपको बीटा पोर्टफोलियो चाहिए ना, तो अब बीटा दे रखा है, अब हमें वेट यूज करना है। एक और नया मुसीबत आ गए, बूट एक चीज बताओ, वेट किसको यूज करोगे। यहाँ पे ये है इन्वेस्टमेंट अमाउंट या इन्वेस्टमेंट का एंड का वैल्यू, यही है ना।
तो आप मुझे बताइए, वेट जब भी कभी हम यूज करते इन्वेस्टमेंट अमाउंट को यूज करते, किसी और चीजों को यूज नहीं करते। तो वेट तो इसका यूज होना चाहिए था ना। लेकिन जब इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे वेट यूज किया है, देखोगे तो हैरान हो जाओगे कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने जो वेट किया है, देखो जो एंड की मार्केट वैल्यू थी ना, इस एंड के मार्केट वैल्यू को इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे एज ए वेट यूज किया है। तो एक नया मुसीबत अब आपको शुरू हो गया। इसी मुसीबत को डील करने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना पहले इनसे मीटिंग कर लेते हैं, देन मैं आपको बताऊं उनका व्यूज पॉइंट क्या है। तो मुझे तो हैरानी हुई कि वो तो आउट ऑफ स्टेशन है, तो उन्होंने तो सीधा बोल दिए कि अभी आउट ऑफ स्टेशन हूँ, आता हूँ तो मैं मिलता हूँ। तो फिर भी मैंने बोला कि चलो कोई नहीं, फ़ोन पे बात कर लेते एटलीस्ट, क्योंकि फ़ोन अगर वो बाहर आएँगे तब तक तो लेट हो जाएगा। तो मैंने पूछा कि ऐसे-ऐसे आपने बहुत अच्छा किया कि सारे मुसीबतों को दूर कर दिए, आपने बॉन्ड को बीटा सबसे पहले ज़ीरो कर दिया और रिस्क फ्री रिटर्न जो कैलकुलेट किए उस बॉन्ड के रिटर्न को निकाला, ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। इसके लिए तो आपको थैंक यू, कम से कम बच्चे के समझने के लिए जो हमने उस टाइम डिस्कशन किया था उस चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके अच्छा किया आपने। लेकिन बस एक चीज़ बताओ ना, एक दूसरा मुसीबत आपने क्यों शुरू कर दिया? आपने क्यों मार्केट वैल्यू एंड वाले को ले लिया? तो कहते अच्छा हमने मार्केट एंड का वैल्यू लिया है। मैं तो थोड़ा देर के लिए तो शॉक हो गया, भाई आप क्वेश्चन मॉडिफाई कर रहे हो, सॉल्यूशन दे रहे हो, आपको ये नहीं पता है कि आपने ये वैल्यू ले लिया है आपने वेट के अंदर। फिर मुझे कहते हैं अच्छा नागेंद्र जी एक काम करिए, कोई ऐसा क्वेश्चन पहले से है क्या जिसमें हमने कॉस्ट को बेस बना के। मैंने बोला क्यों पुराने क्वेश्चन पे जा रहे हो, लॉजिक पे जाइए ना। ठीक है, सिंपल सी बात है। आप एक चीज बताइए, इन्वेस्टमेंट को हम वेट बना रहे हैं तो पुराने क्वेश्चन क्यों सर्च करवा रहे हैं? फिर मैंने कोशिश किया सर्च करने की, तो मैंने बताया, उनको बताया कि अच्छा चलो एक काम करते हैं, गलत ही सही एक क्वेश्चन तो हमारे पास था पहले से, क्वेश्चन नंबर 6 का एच, जो कि एमटीपी नवंबर 2021 का था। ठीक है, आपने इसमें तो वेटेड एवरेज यूज किए थे। वैसे क्वेश्चन की सॉल्यूशन बिल्कुल ही आउट ऑफ ट्रैक था, मैं उस टाइम इस पे बहस करना पसंद नहीं किया क्योंकि मेरे अपने व्यू पॉइंट को लेना था। यहाँ पे भी तो आपने वेट यूज किया है, देखो ये जो हमारा टोटल कॉस्ट बनती थी, क्या कॉस्ट के बेसिस पे वेट यूज किया है कि नहीं? तो मैंने सिंपली एक लाइन का एग्जांपल दिया कि सर आपने तो पहले भी तो क्वेश्चन मॉडिफाई किया था, उसमें भी तो आपने कॉस्ट को ही वेट लिया गया था। तो कहते सर वो तो मॉडिफाइड वर्जन था ना, उसी गलत क्वेश्चन का ही तो मॉडिफाइड था। हाँ मानता हूँ गलत क्वेश्चन का ही मॉडिफाइड था, लेकिन उस क्वेश्चन के अंदर तो आपका सिंपल रिटर्न चलता था ना, सिंपल रिटर्न चलता था, आपने वेटेड एवरेज तो कभी लिया ही नहीं। जब आपने मॉडिफाई भी किया स्टडी मैट के अंदर, तो सॉल्यूशन को मॉडिफाई करने की जगह आप तो एक और काम क्या करते हो, उसी गलत सॉल्यूशन को मैच कराने के लिए आप सिंपल वर्ड डाल देते हो कि सिंपल एवरेज यूज कर लो। भाई सिंपल एवरेज क्यों यूज करो जब आपने कॉस्ट दे रखा है? तो सिंपल सी बात है ना। तो आप मुझे बताइए, फिर भी वहां पे आपने सॉल्यूशन कर दिए। तो मैंने बोला कि आपका ठीक है, सजेस्टेड आपने पुराने क्वेश्चन को ही मॉडिफाई किया, लेकिन आपने सॉल्यूशन में वेटेड एवरेज तो लिया था ना पहली बार, आज तक तो वेटेड एवरेज कभी नहीं लिए थे, लेकिन उस क्वेश्चन में तो वेटेड एवरेज लिए, तो वहां तो कॉस्ट आपने लिया था। फिर कहते ठीक है मैं देखता हूं, मैं आपको इसके लिए बताता हूँ। कहते और भी क्वेश्चन कोई बताइए। फिर मैंने उनको और भी क्वेश्चन का रेफरेंस दिया, हमने इसी एग्जांपल को ले लिया क्वेश्चन नंबर, हमने बोला कि ठीक है स्टडी मैट का शायद क्वेश्चन नंबर 17 है, जो मैंने बोला कि ठीक है एक काम करिए सर आप क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। आपका ये मानना है कि हम एंडिंग वैल्यू लेंगे, कि आज मार्केट में जो वैल्यू चल रहा है उसको वेट लेते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा अब क्या होता है यहाँ पे, ये है हमारा आज का वैल्यू जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये है इन्वेस्टमेंट का एंड का वैल्यू। आप एक चीज बताइए, जब भी कभी रिटर्न निकालोगे, तो उनका कहना है कि मैंने बोला कि रिटर्न के लिए तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, तो कहते हैं रिटर्न की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि रिटर्न तो क्या होता है हमें पता है, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न निकलता है, तो इन्वेस्टमेंट ही उसके लिए वेट होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो पहले ध्यान से सुन लीजिए, कहीं पे रिटर्न अगर निकालना है और आपका स्टार्टिंग का वैल्यू एंडिंग का वैल्यू है, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू होना चाहिए। ओके, तो मैंने बोला बीटा में क्या चेंजेस आ गया। ठीक है, तो कहते देखो बीटा जो होता है ना, वो हमारे मार्केट के आज के वैल्यू से लिंक होती है। बीटा जब भी बताते हैं तो हम कहते हैं मार्केट में क्या चल रहा है, तो मार्केट में तो हमारा आज ये चल रहा है ना, हम आज अगर यहाँ पे स्टैंड करते हैं, ये हमारा परचेज डेट था, एक साल पहले का डेट था अगर, तो मुझे बताइए आज तो मार्केट में ये चल रहा है, तो हम बीटा का वेटेड एवरेज निकालने के लिए आज का मार्केट वैल्यू ले सकते हैं। बोला हाँ ये बात तो मैं अग्री करता हूं कि ले सकते हैं, इसमें लॉजिकली कोई मिस्टेक नहीं बनता है, ये मैं मानता हूं कि अगर बीटा के लिए आज की वैल्यू को, आज की जो मार्केट वैल्यू है उसको अगर एज ए वेट यूज कर ले, तो लॉजिकली गलत तो नहीं होते। लेकिन इस लॉजिकली गलत नहीं होते हैं ओपिनियन की वजह से हम पुराने सारे क्वेश्चन की लॉजिक को सब खराब कर दे। एक चीज बताइए, ये क्वेश्चन भी तो हमारे पास है,
ये क्वेश्चन भी तो हमारे पास है जिसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिए गए हैं, जिसके अंदर आप मुझे बताइए, आप पोर्टफोलियो का यहां भी तो बीटा निकलवा रहे हो, और इसमें भी मैं एंडिंग का वैल्यू निकाल सकता हूं। मेरा व्यू पॉइंट यही था, इसीलिए थोड़ा सा लंबा डिस्कशन हो गया रात को कि अच्छा एक चीज बताइए, आपने यहाँ पे मुझे 2 लाख रुपए का वैल्यू दिए हो, आपने मुझे यहाँ पे रिटर्न दे दिया, 15% का रिटर्न है अगर, तो क्या मैं ये अजम्पशन लेके चल सकता हूं कि हमारे एंडिंग वैल्यू जो है ये पहुंच गया 2 लाख प्लस 15%, ये हो जाता है 2,30,000 का वैल्यू पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? आप मुझे एक चीज बताइए। तो क्या मैं ये मान के चलूं कि अच्छा स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट मैंने 2 लाख किया, मेरा अर्निंग जो है इसका 15% है, इसका क्लियर कट इंडिकेशन है कि मेरे वैल्यू 15% इंक्रीज हो गए। तो आज मुझे बताइए, मैं तो आज यहां स्टैंड करता हूं, तो क्या एक काम करूं, इस बीटा पोर्टफोलियो निकालने के लिए क्या मैं इसका वैल्यू का एज ए वेट यूज करूं? क्योंकि आपने यहाँ पे पोर्टफोलियो बनाया है ना, एक देखो आपने म्यूचुअल फंड एक्स में लगाया, म्यूचुअल फंड वाई में लगाया, क्या यहाँ के वैल्यू को बना के मैं वेट बनाऊं? तो कहते नहीं, ये तो सिचुएशन अलग है ना। मैंने बोला भाई लॉजिक को तो आप देखा करो ना। तो फिर उसके बाद कहते हैं नागेंद्र जी मैं आपसे बाद में बात करता हूं। फिर उन्होंने इस बातों की जो डिस्कशन है उनको क्या कर लिया, उन्होंने बीच में रोक दिया। तो अब मुझे लग रहा था कि अब इस डिस्कशन को लेके मैं थोड़ा सा और वेट करूं, क्लैरिफिकेशन का तब बनाऊं, तो आपकी वीडियो लेट हो जाएगा, एग्जामिनेशन आ चुका है। मैंने बोला कोई नहीं, इसकी क्लैरिटी आते रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बोला कि इसकी सिचुएशन अलग है, उनको खुद नहीं पता था कि इनको ये नहीं, पहले पहले लैंग्वेज में तो उनको यही नहीं पता था कि इसको वेट यूज किया गया है। तो मुझे लगा चलो ठीक है, ये भी डिबेट की मैटर अब बन जाती है। अब इस पे लिए अब आप क्या करोगे, अब इस चीजों को देखो, क्योंकि इस पे मेरा फाइनल डिस्कशन करना अभी बाकी है। अगर वो अग्री होता है इसको चेंज करने के लिए फिर से दोबारा हो, तो इसके लिए मैं क्लैरिफिकेशन आपको दूसरे वीडियो में दे दूंगा। फिलहाल के लिए स्टेटस जो है अनचेंज है। तो अब क्या आता है ध्यान से सुनना। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, कम से कम मैंने आधे घंटे लगा के सारे क्वेश्चन खंगाला। क्या ऐसा कोई सिचुएशन है जहां पे 2 डेट का वैल्यू मिलता हो और बीटा पोर्टफोलियो निकालना हो? तो मैं आपको बता दूं, सीधा सीधा तो नहीं मिला इस क्वेश्चन के अलावा। तो मैं अभी भी आपको यही बोलता हूं कि आप कॉस्ट को वेट बना के आप याद करो, एग्जाम में याद रखो। लेकिन अगर बीटा वाले केस है तो मैं अभी भी बोलूंगा कि ठीक है, बीटा तो आज के वेट पे भी यूज हो सकता है। जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हो आप लोग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा होगा आपने बचपन में, ठीक है। क्या कहते हैं सीए इंटरमीडिएट में, तो वहां बुक वैल्यू वेट और मार्केट वैल्यू वेट यूज किया करते थे ना। तो आपको पता है एक चीज, एक थे से समझिए कि अगर बैलेंस शीट के वैल्यू अगर मैं दिखाऊं तो मैं कॉस्ट पे दिखाता हूं, तो एक तरीके से देखा जाए तो बैलेंस शीट में ये जाएगा, तो एक बुक वैल्यू हो गया, आज मार्केट में ये वैल्यू चल रहा है। तो वो डिस्प्यूट हमारा यहाँ अराइज हुई है, तो दो ओपिनियन बनता है। मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि ये भी चेंजेस आएंगे आज न कल, ठीक है, क्योंकि ये आ जाएगा, मुझे अंदर से भरोसा है आ जाएगा। क्योंकि मैं सिर्फ एक ही इसी को बेस बना के मैं उस चीजों को करेक्शन कन्विंस कर लूंगा सामने वाले काउंटर पार्टी को। तो टेंशन मत लो आप लोग। आपको अगर याद रह पाता है तो करंट मार्केट वैल्यू और दोनों को बेस बना के दे सकते हो, लेकिन याद रखना सिर्फ बीटा के केस में, रिटर्न के केस में ये सब काम नहीं करोगे, ठीक है। और बाकी जगहों पे तो आप जो पहले से किया करते थे करिए। पहले के पुराने क्वेश्चन आएगा तो उसमें कोई स्टेटस चेंज नहीं होगा, अगर याद रखिएगा जो मैंने बता दिया था। बाकी अगर नई क्वेश्चन आएगा तो आराम से आप पहचान लोगे, क्योंकि इसका जो गवर्नमेंट का रिस्क फ्री का जो है ना बीटा 10 देंगे, और आपको क्लियरली दिख जाएगा, वेटेड एवरेज भी लिख के देगा। तो नए क्वेश्चन तो नए सॉल्यूशन देखिए, और पुराना अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको लिख के देता हूं कि सजेस्टेड में अभी भी वो पुराना ही क्वेश्चन के सॉल्यूशन आएंगे, क्योंकि वो अलग पार्टी है, ये जो आपका चेंज किया है अलग पार्टी है। और यही रीजन है कि आपने देखा भी था फॉरेक्स के क्वेश्चन किस तरीके से पुराने प्रोविजन का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाया करता है। बहुत बार आप देखते हो कि जो स्टडी मैट करेक्टेड होता है और एग्जाम में जो है गलत क्वेश्चन आ जाता है, उसका रीजन ही यही है कि जो एग्जामिनर क्वेश्चन सेट कर रहा है वो अपने सोर्स को यूज कर रहा है, इंस्टीट्यूट जो है वो अपने बोर्ड ऑफ स्टडी जो होते हैं इधर आप अपना यूज करता है, ठीक है। तो होप इससे आपको कोई फायदा हुआ होगा, और आपको लगता है कि आपके कोई दोस्त भी अगर एग्जाम में अपीयर हो रहे तो जरूर ये वीडियो उनको तक पहुंचाइए। नहीं तो पता चला कि ये जो एक छोटा सा चीज है वो यही एग्जाम में आ जाता है और ये कहीं रह ना जाए, तो इसकी वजह से उसको नुकसान ना हो जाए, तो इतना आपको हेल्प तो करना बनता है। टेक केयर, बाय बाय।